वेलकम स्टूडेंट्स, अप्लाइड फिजिक्स 2 की क्लास में आज हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। चैप्टर 6 है सेमीकंडक्टर फिजिक्स, अर्धचालक भौतिकी। इसके 2 पार्ट कराए जा चुके हैं। 2 पार्ट में हम 49 क्वेश्चन सॉल्व करा चुके हैं। अब हम इस पार्ट में क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो इसमें स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन 50 से स्टार्ट करेंगे। व्हिच इज पार्ट ऑफ ट्रांजिस्टर? ट्रांजिस्टर के भाग कौन कौन से हैं? कौन कौन है ट्रांजिस्टर के भाग? एमीटर, बेस, कलेक्टर, ये तीनों ट्रांजिस्टर के भाग हैं, यानी उत्सर्जक, आधार, संग्राहक। इसलिए ऑल ऑफ एबव इज करेक्ट ऑप्शन। तो हम जानते हैं किसी भी ट्रांजिस्टर में पीएनपी हो चाहे एनपीएन, उसमें 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट एमीटर कहलाता है, दूसरा पार्ट बेस, तीसरा पार्ट कलेक्टर। तो एमीटर, बेस और कलेक्टर तीनों होते हैं किसी भी ट्रांजिस्टर में। तो ये हमारा ऑल ऑफ एबव उपरोक्त सभी करेक्ट ऑप्शन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन इसमें 51, एमीटर ऑफ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर का उत्सर्जक होता है हाईएस्ट डोप्ड, उच्चतम अशुद्धि वाला, सोर्स ऑफ चार्ज कैरियर्स, आवेश वाहकों का स्रोत, इंटरमीडिएट इन साइज, मध्यम आकार का, ऑल ऑफ एबव उपरोक्त सभी। तो ट्रांजिस्टर में जो एमीटर होता है इसका काम चार्जेस इमिट करना, जो कि बेस में जाएंगे, और यही चार्जेस कलेक्टर में जाएंगे। तो चार्जेस बहुत ज्यादा संख्या में एमिट होने चाहिए। तो इसके लिए हम एमीटर को हाईली डोप्ड कर देते हैं, यानी उच्च इसकी जो अशुद्धि मिलाते हैं, इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में मिलाते हैं। और सोर्स ऑफ चार्ज कैरियर यानी आवेश वाहकों का स्रोत भी होता है ये, और इसका साइज इंटरमीडिएट होता है, यानी बेस से बड़ा होता है और कलेक्टर से छोटा होता है। बिल्कुल इंटरमीडिएट साइज होता है इसका। तो इसलिए ऑल ऑफ एबव उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेस ऑफ ट्रांजिस्टर, यानी ट्रांजिस्टर का आधार होता है। तो बेस ऑफ ट्रांजिस्टर इज लोएस्ट डोप्ड, यानी निम्नतम अशुद्धि वाला। तो बेस हम इस तरह से रखते हैं कि जितने भी चार्जेस एमीटर से जा रहे हैं वो सभी बेस में कम से कम चार्जेस कंज्यूम हो। चाहे इलेक्ट्रॉन एमीटर से एमिट हो रहे हैं या बेस होल्स, वो सभी चार्जेस जब बेस में आते हैं तो उनका लगभग 1% या इससे भी कम कंज्यूम होता है, और फिर बाकी 99% या इससे भी ज्यादा कलेक्टर में पहुंच जाते हैं। तो इस कारण से ये हमारा बेस लोएस्ट डोप रखा जाता है, निम्नतम अशुद्धि वाला, ताकि चार्ज कैरियर्स कम से कम मिले जो कि इलेक्ट्रॉन और होल को रिकम्बाइन कर सकें। और फिर वेरी थिन इन साइज, बहुत पतले आकार का बनाया जाता है। पतले आकार का इसलिए बनाया जाता है ताकि जो चार्ज कैरियर हैं वो आसानी से बेस को पार कर ले जाएं। तो हमारा एम ही है कि बेस में कम से कम चार्ज कंज्यूम हो और अधिकतम चार्ज कलेक्टर में जाएं। तो यानी रीजन वेयर चार्जेस आर कंज्यूम्ड ओनली लेस देन 2%, यानी क्षेत्र ऐसा है जहां पर आवेशों का क्षय लगभग 2% से भी कम होता है। तो यह भी ऑप्शन सही है। तो इसलिए डी ऑल ऑफ एबव इस बेस के लिए ट्रू है। ट्रांजिस्टर का आधार लोएस्ट डोपिंग का होता है और वेरी थिन इन साइज होता है, और ऐसा रीजन बनाया जाता है जिसमें 2% से कम आवेश जो एमीटर से उत्पन्न हुए हैं वो उनका क्षय 2% से कम होता है। बाकी 98% से ज्यादा चार्जेस कलेक्टर में पहुंच जाते हैं। क्वेश्चन 43, कलेक्टर ऑफ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर का संग्राहक होता है इंटरमीडिएट डोपिंग, यानी मध्यम अशुद्धि वाला। बिल्कुल सही है। कलेक्ट्स ऑल चार्ज कैरियर्स इमिटेड फ्रॉम एमीटर, यानी उत्सर्जक द्वारा उत्सर्जित सभी आवेश वाहकों को संग्रहित या इकट्ठा करता है। लार्जेस्ट इन साइज, सबसे बड़े आकार का होता है। तो ये डी ऑल ऑफ एबव, सारे ऑप्शन सही हैं, इसलिए डी ऑल ऑफ एबव इज करेक्ट ऑप्शन। तो जो कलेक्टर या संग्राहक होता है ट्रांजिस्टर में, उसकी डोपिंग एमीटर से कम रखी जाती है और बेस से ज्यादा रखी जाती है। तो इस तरह से डोपिंग का जो ऑर्डर होगा, एमीटर हाईएस्ट, कलेक्टर इससे कम, और इससे कम बेस। तो बेस लोएस्ट डोपिंग का होता है, इसके बाद कलेक्टर हाई डोपिंग का होता है, फिर एमीटर हाईएस्ट डोपिंग का होता है। साइज का ऑर्डर देखें तो साइज हमारे
कलेक्टर का मैक्सिमम होता है, फिर इसके बाद एमीटर साइज में आता है, फिर बेस। तो इस तरह से बेस का साइज बहुत कम होता है, बेस बहुत पतला होता है, इसकी अपेक्षा कलेक्टर मोटा होता है, और एमीटर की अपेक्षा कलेक्टर बहुत ज्यादा मोटा बनाया जाता है, यानी बहुत ज्यादा एरिया का बनाया जाता है। तो ये साइज का ऑर्डर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, एरोज इन ट्रांजिस्टर सिंबल रिप्रेजेंट्स, यानी ट्रांजिस्टर के संकेत में तीर प्रदर्शित करता है। हम जानते हैं ट्रांजिस्टर का जो संकेत है उसमें एरो बनाई जाती है, एरो एमीटर बेस पर बनाई जाती है। अगर एरो बेस की तरफ है तो इसका मतलब हमारा जो एमीटर है वो पी टाइप मटेरियल का बना है, बेस एन टाइप का और कलेक्टर पी टाइप का। तो इस तरह से ये पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है। तो एरो देखकर हम पहचान सकते हैं कौन सा ट्रांजिस्टर बना है। तो एरो क्या रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन ऑफ करंट पी टू एन, धारा की दिशा पी टू एन रिप्रेजेंट करता है। तो ये राइट आंसर है। डायरेक्शन ऑफ करंट एन टू पी बिल्कुल नहीं, धारा की दिशा एन से पी की ओर रिप्रेजेंट नहीं होती है। ये तीनों ऑप्शन रॉन्ग हो गए। तो कनेक्शन डायरेक्शन ऑफ करंट पी टू एन, पी साइड से एन साइड की ओर रिप्रेजेंट होती है। तो पी से एन एमीटर से बेस हो गया, ये पीएनपी ट्रांजिस्टर हो गया। और ये बेस से एमीटर हमारा एरो है, तो इसका मतलब पी साइड बेस की तरफ है, बेस है, और एमीटर एन टाइप का है। तो इस तरह से एन टाइप का कलेक्टर भी हो गया। तो ये जो धारा की दिशा हो गई पी टू एन हो गया। और ये हमारा ट्रांजिस्टर कौन सा है? एनपीएन ट्रांजिस्टर, और पहला वाला ट्रांजिस्टर पीएनपी ट्रांजिस्टर था। क्वेश्चन 55, कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर के संयोजन या विन्यास हैं। तो ट्रांजिस्टर को सर्किट में किन किन मेथड से जोड़ते हैं उसी को हम कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन सीई, उभयनिष्ठ उत्सर्जक संयोजन। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन सीबी या उभयनिष्ठ आधार संयोजन। तीसरा है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन सीसी, जिसको कहते हैं उभयनिष्ठ संग्राहक संयोजन। तो ये तीनों कॉन्फ़िगरेशन अलाउड हैं। तीनों कॉन्फ़िगरेशन के द्वारा किसी ट्रांजिस्टर को जोड़ा जाता है। तो इसलिए ऑल ऑफ एबव, उपरोक्त सभी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। तो ट्रांजिस्टर को कॉमन बेस, कॉमन एमीटर और कॉमन कलेक्टर तीनों कॉन्फ़िगरेशन में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, द जंक्शन इन ट्रांजिस्टर इज, ट्रांजिस्टर में संधियां होती हैं। कौन कौन सी संधियां होती हैं? एमीटर बेस जंक्शन, उत्सर्जक आधार संधि, कलेक्टर बेस जंक्शन, संग्राहक आधार संधि, बोथ ऑफ एबव, उपरोक्त दोनों, नन ऑफ एबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारे ट्रांजिस्टर में दो जंक्शंस हैं। यहां पर मान लेते हैं यह ट्रांजिस्टर पीएनपी है, तो एक पीएन जंक्शन यहां पर मिला, एमीटर बेस जंक्शन जिसको कहते हैं। तो एमीटर बेस जंक्शन, उत्सर्जक आधार संधि, ये हो गई पहला जंक्शन। फिर इसके बाद यहां पर भी एक जंक्शन है जिसमें हम कलेक्टर बेस जंक्शन कहते हैं। तो ये संग्राहक आधार संधि है, ये भी होती है। तो इस तरह से दोनों होते हैं फिर हमारे ट्रांजिस्टर में। तो ये दोनों संधियां होने के कारण यहां पर दोनों ऑप्शन सही है, बोथ ऑफ एबव। तो किसी भी ट्रांजिस्टर में दो जंक्शन होते हैं, एमीटर बेस जंक्शन पहला जंक्शन है और कलेक्टर बेस जंक्शन दूसरा जंक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमीटर बेस जंक्शन इन ट्रांजिस्टर इज ऑलवेज केप्ट, यानी ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक आधार संधि को सदैव रखा जाता है। तो उत्सर्जक आधार संधि को सदैव फॉरवर्ड बायस में रखते हैं हम, फॉरवर्ड बायस में रखा जाता है, अग्र अभिनत में रखा जाता है। तो अग्र अभिनत राइट आंसर है। बेस एमीटर जंक्शन या एमीटर बेस जंक्शन हमेशा फॉरवर्ड बायसिंग में रखा जाता है। तो इस चीज को याद कर लेंगे। ये ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन करने का तरीका है, फॉरवर्ड बायसिंग हम बेस एमीटर जंक्शन को रखते हैं। कलेक्टर बेस जंक्शन इन ट्रांजिस्टर इज ऑलवेज केप्ट, ट्रांजिस्टर में संग्राहक आधार संधि को सदैव रखा जाता है। तो ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन में रिवर्स बायसिंग में रखा जाता है। तो जो कलेक्टर बेस जंक्शन है, कलेक्टर बेस जंक्शन इज ऑलवेज केप्ट इन रिवर्स बायसिंग, यानी उत्क्रम अभिनत में रखा जाता है या पश्च अभिनत जिसको कहते हैं, इसमें रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, इन ट्रांजिस्टर ऑलवेज ट्रू, ट्रांजिस्टर में हमेशा क्या सत्य है? IB = IE - IC या
आई ई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, तो ये दोनों चीजें एक ही है। आई सी को हम लेफ्ट साइड ले जाएं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो यही आ गया। तो दोनों चीजें एक ही ऑप्शन है, तो बोथ ऑफ एबव इज करेक्ट ऑप्शन। तो किसी भी ट्रांजिस्टर में हम जानते हैं एमीटर करंट आई ई हमेशा बेस करंट और आई सी कलेक्टर करंट का सम होती है, क्योंकि जितने भी चार्जेस जा रहे हैं 100% जो चार्जेस एमीटर से उत्सर्जित हो रहे हैं उसमें से लगभग 2% बेस में कंज्यूम हो रहे हैं और लगभग 98% कलेक्टर में कंज्यूम हो रहे हैं। तो इस तरह से जो एमीटर करंट है वही डिवाइड हो रही है बेस करंट में और कलेक्टर करंट में। तो इस तरह से ये हमारी एमीटर करंट हमेशा बेस करंट और कलेक्टर करंट के सम के बराबर होती है। ये जरूरी नहीं है कि हम 2% चार्ज बेस में कंज्यूम करें, ये हमारी जो ट्रांजिस्टर की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम 2% से कम कितनी भी वैल्यू का ले सकते हैं। तो हमारे पास एक वाइड रेंज के ट्रांजिस्टर अवेलेबल हैं जिनके लिए ये बेस करंट का मान काफी वेरिएशंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पीएनपी ट्रांजिस्टर एमीटर इमिट्स, यानी पीएनपी ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक उत्सर्जित करता है। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर में जो एमीटर होता है वो पी टाइप का होता है। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर में एमीटर पी टाइप का है और बेस एन टाइप का, कलेक्टर पी टाइप का है। तो इसलिए एमीटर में क्या है, होल्स हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। तो यही होल्स उत्सर्जित होंगे क्योंकि हमने एमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में रखा है। तो होल्स जंक्शन को क्रॉस करके बेस में पहुंचेंगे। तो इस तरह से एमीटर उत्सर्जित करेगा होल्स या वीवर को या कोटर को। तो ए राइट आंसर है यहां। नेक्स्ट क्वेश्चन 61, इन एनपीएन ट्रांजिस्टर एमीटर इमिट्स, एनपीएन ट्रांजिस्टर में एमीटर क्या इमिट करता है ये देखते हैं। एनपीएन ट्रांजिस्टर में एमीटर एन टाइप का, बेस पी टाइप का और कलेक्टर एन टाइप का होता है। तो एन टाइप में हमारे इलेक्ट्रॉन्स बहुत संख्या में होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स चूंकि हम फॉरवर्ड बायसिंग कनेक्ट करते हैं तो इसलिए इलेक्ट्रॉन्स पी साइड यानी बेस की ओर जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स ही एमीटर द्वारा उत्सर्जित होंगे। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन्स सही ऑप्शन है 61 का बी ऑप्शन। इलेक्ट्रॉन एनपीएन ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक द्वारा उत्सर्जित किए जाते हैं जब ट्रांजिस्टर ऑपरेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट गेन अल्फा इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन इज, उभयनिष्ठ आधार संयोजन में सीबी में धारा लाभ अल्फा होता है। तो अल्फा जो होता है वो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में ही आता है। और करंट गेन क्या होता है, धारा लाभ आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। तो आउटपुट करंट यहां पर कलेक्टर करंट होती है आईसी कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में, और इनपुट करंट आईई, तो आईई अपॉन आईबी। तो इस तरह से बायसिंग की जाती है। हमने पीएनपी ट्रांजिस्टर लिया हुआ है, इसको फॉरवर्ड बायसिंग करने के लिए हमने पी साइड को पॉजिटिव सिरे से और एन साइड को निगेटिव टर्मिनल से जोड़ा है, और दूसरा टर्मिनल हमारा जंक्शन रिवर्स बायस होगा। तो रिवर्स बायस में कलेक्टर पी साइड को हमने बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से और बेस एन साइड को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा हुआ है। तो इस तरह से ये हमारा ऑपरेट करने लगेगा। एमीटर करंट एमीटर में इंसर्ट होगी बैटरी से, और बेस करंट बेस टर्मिनल से बाहर निकलेगी, और कलेक्टर करंट कलेक्टर टर्मिनल से बाहर निकलेगी। तो इस तरह से आउटपुट सर्किट हमारा ये वाला हो गया। तो आउटपुट सर्किट में आईसी हमारी आउटपुट करंट हो गई, इनपुट सर्किट में एमीटर करंट इनपुट हो गया। इस कारण से आईसी अपान आईई ये करंट गेन अल्फा होता है। तो सी ऑप्शन सही है, आईसी अपान आईई, यानी कलेक्टर करंट अपान एमीटर करंट जो होता है वो करंट गेन होता है अल्फा। अब आईसी अपान आईई हम जानते हैं आईई इज ऑलवेज ग्रेटर देन आईसी। तो इस कारण से अल्फा क्या होगा, ये हमेशा 1 से लेसर होगा। तो अल्फा की वैल्यू ये याद कर लेंगे, 1 से छोटा होता है, 1 के बहुत करीब होता है लेकिन 1 से छोटा ही होता है ऑलवेज। नेक्स्ट देखते हैं, करंट गेन बीटा इन कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन इज, यानी उभयनिष्ठ उत्सर्जक संयोजन सीई में धारा लाभ बीटा होता है। तो वहां पर बीटा होता है कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में। तो ये कॉमन
एमीटर कॉन्फ़िगरेशन शो हो रहा है और इसमें जो एमीटर करंट है वो एमीटर में इंसर्ट करेगी और कलेक्टर करंट आईसी कलेक्टर टर्मिनल से बाहर निकलेगी और बेस करंट बेस टर्मिनल से बाहर निकलेगी। ये कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये इसका इनपुट सर्किट हो गया और इधर आउटपुट सर्किट है। तो इनपुट सर्किट में जो करंट है बेस करंट है उसको नीचे रखेंगे आईबी और आउटपुट सर्किट में जो करंट है आईसी उसको हम ऊपर रखेंगे। तो आउटपुट करंट आईसी अपान इनपुट करंट आईबी। तो ये जो आंसर होगा आईसी अपान आईबी, बी ऑप्शन इज राइट। बीटा हमारा आईसी अपान आईबी होता है। तो बीटा की वैल्यू चूंकि बेस करंट का मान बहुत कम होता है, आईसी ज्यादा होता है, तो बीटा की वैल्यू बहुत हाई होता है, उच्च मान होता है, 1 से काफी ग्रेटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, करंट गेन गामा इन कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन इज। उभयनिष्ठ संग्राहक संयोजन सीसी में धारा लाभ गामा का मान होता है। तो गामा का मान होता है, यहां पर आउटपुट करंट एमीटर करंट होती है और इनपुट करंट बेस करंट होती है। तो आई ई अपान आई बी, तो ये लास्ट वाला ऑप्शन है डी, आई ई अपान आई बी। ये हमारा करंट गेन होता है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में और इसको गामा से रिप्रेजेंट करते हैं और गामा की वैल्यू बीटा से भी ज्यादा होती है। तो ये गामा वेरी वेरी हाई होता है और इसकी वैल्यू बीटा प्लस 1 होती है। तो बीटा में 1 जोड़ देने से हमारा गामा निकल जाता है। फिर हम देखते हैं, तो इस तरह से हमें करंट गेन 2 कॉन्फ़िगरेशन में ज्यादा मिला। कॉमन एमीटर और कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में करंट गेन की वैल्यू हाई मिली और कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में करंट गेन लेस देन 1। क्वेश्चन 65 में रिलेशन बिटवीन करंट गेन अल्फा एंड बीटा। अल्फा व बीटा के बीच में संबंध होता है। तो इस संबंध को हम डिराइव कर सकते हैं। अल्फा इक्वल टू आई सी अपान आई ई होता है। तो आई ई का मान आई बी प्लस आई सी रखेंगे। तो यहां पर आई सी को हम नीचे ले लेंगे, आई बी अपान आई सी और आई सी अपान आई सी ये 1 हो जाएगा। तो नीचे क्या बचा, ये 1 अपान बीटा, क्योंकि आई सी अपान आई बी बीटा होता है तो ये 1 अपान बीटा प्लस 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1 अपान बीटा ऊपर चला जाएगा, हम कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस बीटा नीचे रह जाएगा। तो ये ऑप्शन बी सही लग रहा है और यहां से हम दूसरा भी रिलेशन ड्राइव कर सकते हैं, ये भी सही है। तो इसको सॉल्व करें, अल्फा बीटा इक्वल टू बीटा। तो यहां से हम क्या करेंगे, बीटा के मान निकालना है। तो बीटा के मान के लिए हम इसको इधर ले जाएंगे। तो अल्फा इक्वल टू बीटा 1 माइनस अल्फा। तो बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, अल्फा अपान 1 माइनस अल्फा। तो ये दोनों रिलेशन सही हैं। अल्फा इक्वल टू बीटा अपान 1 प्लस बीटा या बीटा इक्वल टू अल्फा अपान 1 माइनस अल्फा। तो ये दोनों ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं। तो इसलिए बोथ ऑफ एबव, उपरोक्त तो दोनों सही है। अल्फा बीटा के बीच में रिलेशन होते हैं। तो अल्फा इक्वल टू बीटा अपान 1 प्लस बीटा या बीटा इक्वल टू अल्फा अपान 1 माइनस अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन 66, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा। बीटा व गामा में संबंध होता है। तो बीटा और गामा में संबंध, बीटा इक्वल टू गामा माइनस 1 या गामा इक्वल टू बीटा प्लस 1। तो दोनों एक ही रिलेशन है और दोनों ट्रू है। तो गामा इक्वल टू बीटा प्लस 1, तो एक ज्यादा ही होता है गामा बीटा से। तो ये कैसे आया, तो इसको हम संक्षिप्त में दे सकते हैं, गामा इक्वल टू आई ई अपान आई बी, एमीटर करंट अपान बेस करंट। एमीटर करंट को ब्रेक करेंगे, बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट आई बी प्लस आई सी अपान आई बी, और आई बी यहां 1 हो गया, आई बी अपान आई बी, आई सी अपान आई बी, आई सी अपान आई बी की वैल्यू बीटा होती है। तो इसलिए गामा इक्वल टू 1 प्लस बीटा या बीटा प्लस 1 या बीटा इक्वल टू गामा माइनस 1। तो ये बोथ ऑफ एबव इज करेक्ट ऑप्शन यहां पर 66 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 67, इफ वैल्यू ऑफ करंट गेन बीटा इज 100 देन कैलकुलेट करंट गेन अल्फा। यदि धारा लाभ बीटा 100 है तो अल्फा का मान क्या होगा। तो अल्फा का मान हम फार्मूले से निकालेंगे, बीटा अपान 1 प्लस बीटा, या हम सीधे बीटा के फार्मूले से निकाल सकते हैं, जिसको जो याद है उसी से निकाल लें। तो इसमें हम रखेंगे तो बीटा इक्वल टू
बीटा की वैल्यू तो 100 हो गई, तो यहाँ 100 रख देंगे, अल्फा अपान 1 माइनस अल्फा। तो इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो 100 माइनस 100 अल्फा इक्वल टू अल्फा। तो इस तरह से इसको इधर ले जाएंगे, प्लस हो जाएगा। तो अल्फा और 100 अल्फा जोड़ के क्या हो जाएगा, 101 अल्फा इंटू इक्वल टू 100 या अल्फा इक्वल टू 100 अपान 101। ये आ गया आंसर। यहां से निकाल सकते हैं बीटा की वैल्यू 100 और यहां से 1 प्लस 100, तो यानी 100 अपान 101। ये राइट आंसर हो गया 100 अपान 101। ये अल्फा की वैल्यू हो गई जो कि 1 के वेरी क्लोज है। तो बीटा की वैल्यू अगर 100 है तो अल्फा की वैल्यू 100 अपान 101, तो ये 1 के बहुत नजदीक है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वैल्यू ऑफ करंट गेन बीटा इज 100 देन कैलकुलेट करंट गेन गामा। यदि धारा लाभ बीटा का मान 100 है तो धारा लाभ गामा का मान ज्ञात कीजिए। तो हम गामा और बीटा में संबंध जानते हैं, 1 प्लस बीटा या बीटा प्लस 1, यही गामा होता है। तो बीटा में 1 जोड़ देंगे, इसके लिए हमें ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, 101 इज राइट आंसर। अगर बीटा 100 है तो गामा 1 जोड़ देंगे, 101 इसका गामा का आंसर हो गया। तो इस तरह से ये हमारा 101 राइट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एम्पलीफायर इज सर्किट दैट एम्पलीफाइज। प्रवर्धक एक परिपथ है जो क्या काम करता है, लो वोल्टेज एसी सिग्नल टू हाई वोल्टेज एसी सिग्नल, यानी निम्न विभव एसी सिग्नल को उच्च विभव एसी सिग्नल में प्रभावित करता है। तो यही राइट आंसर है। सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं, हाई वोल्टेज एसी सिग्नल इनटू लो वोल्टेज एसी सिग्नल, उच्च विभव एसी सिग्नल को निम्न विभव एसी सिग्नल में प्रवर्धित करता है, नहीं। तो ये ही ऑप्शन सही है। हम लो वोल्टेज एसी सिग्नल को हाई वोल्टेज एसी सिग्नल में एम्पलीफाई करने के लिए एम्पलीफायर यानी प्रवर्धक का प्रयोग करते हैं। तो नॉर्मली कॉमन एमीटर एम्पलीफायर जनरली यूज किया जाता है क्योंकि उसका पावर गेन बहुत उच्च होता है। कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में वोल्टेज गेन भी उच्च होता है और करंट गेन भी उच्च होता है, इसलिए पावर गेन का मान हाई या उच्च होता है। क्वेश्चन 70, ऑसिलेटर इज ए डिवाइस दैट। दोलित्र एक युक्ति है, तो ऑसिलेटर एक युक्ति है दैट कन्वर्ट्स एसी टू डीसी। बिल्कुल नहीं, एसी को डीसी में बदलने के लिए हम ऑसिलेटर का उपयोग नहीं करते, इसके लिए रेक्टिफायर प्लस फिल्टर सर्किट का यूज करते हैं। तो रेक्टिफायर प्लस फिल्टर सर्किट हमारा एसी से डीसी में कन्वर्टर के रूप में यूज होता है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, ऑसिलेटर कन्वर्ट्स डीसी टू एसी, यानी डीसी से एसी में बदलता है। तो ये राइट आंसर है, ऑसिलेटर डीसी को एसी में बदलता है। तो हमारे जो इन्वर्टर है उसमें ये ऑसिलेटर सर्किट लगा होता है, जो 12 वोल्ट की बैटरी जो इन्वर्टर की होती है उससे विद्युत सप्लाई लेकर इसको एसी में कन्वर्ट करके और हमारे घरों में एसी की सप्लाई इससे मिलती है। तो इस तरह से ऑसिलेटर एक ऐसी डिवाइस है जो डीसी को एसी करंट में कन्वर्ट करता है या वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। तो इसको हम ऑसिलेटर या दोलित्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 71, सोलर सेल इज ए डिवाइस दैट कन्वर्ट्स। सौर सेल ऐसी युक्ति है जो कि परिवर्तित करती है क्या, केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बिल्कुल नहीं, इसके लिए हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं जो रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, उसको विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं बी, लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो ये बिल्कुल सही है। सोलर सेल पर हम लाइट डालते हैं तो वो लाइट क्या होती है, सोलर लाइट हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यानी विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। तो इसको हम सोलर सेल ऐसी डिवाइस है जो कि प्रकाश से विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, इससे बैटरी को हम चार्ज करते हैं। तो ये सोलर पैनल में बहुत सारे सोलर सेलों का कॉम्बिनेशन होता है और इन्हीं सोलर सेलों के कॉम्बिनेशन से हम बैटरी को चार्ज करते हैं, यानी सोलर पैनल ऑपरेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, फोटोडायोड इज।
फोटोडायोड है यूज्ड इन रिवर्स बायस, उत्क्रम अभिनत में प्रयोग होता है। फोटोडायोड का हम रिवर्स बायसिंग में उपयोग करते हैं। बिल्कुल। इफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन फोटोडायोड फोटो करंट फ्लोज, यदि फोटोडायोड पर प्रकाश डाला जाता है तो उत्क्रम अभिनत में भी धारा बहती है। तो यहां पर दोनों ऑप्शन सही हैं। ये हमारा फोटोडायोड है। फोटोडायोड के जंक्शन पर हम ऐसी व्यवस्था रखते हैं कि लाइट डाल सकते हैं। फोटोडायोड को जब रिवर्स बायस में ऑपरेट कराते हैं और जंक्शन पर कोई लाइट नहीं होती तो फोटोडायोड के थ्रू जो रिवर्स करंट फ्लो होती है वो रिवर्स सैचुरेशन करंट होती है और उसकी मात्रा बहुत कम होती है। बहुत लो करंट यानी नेग्लिजिबल करंट फ्लो होती है फोटोडायोड से। जब हम इस पर लाइट डालते हैं तो लाइट डालने से जंक्शन पर जो फिक्स्ड चार्जेस हैं यानी इमोबाइल चार्जेस, उनके बॉन्ड ब्रेक होते हैं और उन बॉन्ड ब्रेक होने से इलेक्ट्रॉन और होल बहुत ज्यादा मात्रा में जनरेट होते हैं, जिससे हमारी करंट फ्लो होनी शुरू होती है। तो इस कारण से रिवर्स बायस में भी प्रकाश के कारण करंट फ्लो होती है फोटोडायोड में। इसको हम फोटो करंट या फोटो धारा कहते हैं। तो ये उत्क्रम अभिनत में भी बहती है। तो बी ऑप्शन भी सही है, ए ऑप्शन भी सही है। तो इसलिए उपरोक्त दोनों यहां ऑप्शन सी बोथ ऑफ एबव 72 का राइट आंसर है। 73 एलईडी स्टैंड्स फॉर, एलईडी का पूरा नाम क्या है? एलईडी का नाम लाइट एमिटिंग डायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड, यही राइट आंसर है। लाइट एनर्जी डायोड, प्रकाश ऊर्जा डायोड, ये राइट आंसर नहीं है। तो एलईडी का जो फुल फॉर्म है वो लाइट एमिटिंग डायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलईडी इमिट्स लाइट व्हेन कनेक्टेड इन, यानी प्रकाश उत्सर्जक डायोड प्रकाश उत्पन्न करता है जब यह जोड़ा जाता है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड को जो हम फॉरवर्ड बायस में जोड़ते हैं तो ये प्रकाश उत्पन्न करता है। फॉरवर्ड बायस में हम क्या करते हैं, इस एलईडी को जोड़ते हैं प्रकाश उत्सर्जक डायोड को। तो क्या होता है, जो होल्स पी टाइप से एन टाइप की ओर गति करते हैं, ये होल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन से रिकम्बाइन करके क्या करते हैं, जब रिकम्बाइन करते हैं तो कुछ ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा अगर विजुअल रीजन में पड़े तो ये इससे फोटॉन उत्सर्जित होते हैं। तो ऐसे मटेरियल चूज किए जाते हैं लाइट एमिटिंग डायोड के लिए जिनका इलेक्ट्रॉन और होल के बीच में जो गैप है वो गैप क्या होना चाहिए, विजुअल रीजन में पड़ना चाहिए। लगभग 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर का ये गैप हो तो ये विजुअल रीजन में पड़ेगा। तो इस कारण से ये फोटोडायोड एलईडी प्रकाश उत्पन्न करेगा। तो एलईडी को हम फॉरवर्ड बायस यानी अग्र अभिनत में ऑपरेट करते हैं, जबकि फोटोडायोड को रिवर्स बायस में ऑपरेट करते हैं। ये चीज याद रखेंगे, फोटोडायोड रिवर्स बायस में ऑपरेट होता है, एलईडी फॉरवर्ड बायस में ऑपरेट होता है। सोलर सेल को ऑपरेट करने के लिए कोई वोल्टेज की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही प्रकाश डालने पर उसमें सोलर सेल यानी सोलर पैनल से आउटपुट वोल्टेज जनरेट होता है। तो हम लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 75 मटेरियल्स यूज्ड इन एलईडी, एलईडी को बनाने के लिए पदार्थों का उपयोग किया जाता है। तो एलईडी को बनाने के लिए पदार्थों का उपयोग गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम फास्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड, तो ये पॉपुलर मटेरियल हैं जिनका उपयोग करते हैं। तो यहाँ ऑल ऑफ एबव उपरोक्त सभी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम फास्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड, ये सभी मटेरियल एलईडी बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। सभी से अलग अलग प्रकार की लाइट निकलती है। तो इस तरह से एलईडी हमारे जो है वो सिंगल कलर के होने के बाद हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी मल्टी कलर्ड एलईडी आ गए हैं, जो कि एक ही एलईडी को कनेक्ट करेंगे तो हमारा कई रंग के प्रकाश निकलेंगे। कैसे कैसे, अलग अलग वोल्टेज हम फॉरवर्ड बायस अप्लाई करें। किसी टाइम पर हम 2 वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं तो उससे ग्रीन निकल रहा है, किसी टाइम 3 वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं तो वो उससे फिर रेड लाइट निकलने लगी। तो इस तरह से मल्टी कलर्ड एलईडी भी हमारे पास अवेलेबल हैं।